डेंजर 11,000 वोल्ट्स। इस तरह के सिग्नल्स आप लोगों ने कहाँ देखे हैं? जहाँ भी हाई टेंशन वायर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, आपको डेंजर सिग्नल दिखता है कि यहाँ हाई वोल्टेज है, आपको इसके आसपास नहीं जाना है, ये आपके लिए डेंजरस है। लेकिन घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट्स पे आती है। तो इतना डिफरेंस पावर ट्रांसमिशन लाइन और घर में जो बिजली यूज होती है उसमें क्यों होता है? आइए आज इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के पार्ट नंबर 3 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर डिसिपिएशन इन अ सर्किट। मान लीजिए हमको एक हाई टेंशन वायर दिया हुआ है जिसके टर्मिनल्स हैं ए एंड बी एंड इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे तो वो एक्सेलरेट होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल क्यू इंटू वी, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। अब हमको पता है कि डेल क्यू जो होता है वो आई इंटू डेल टी के बराबर होता है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम फॉर्मूले से हम क्यू की जगह आई इंटू डेल टी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई डेल टी। और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हमारा माइनस ऑफ डेल यू के बराबर, जो कि आ जाता है वी आई डेल टी के बराबर। अब हमको पता है कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट लूं तो वी आई डेल टी के बराबर आता है। अब यहीं से अगर हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी का रेशियो निकालें तो ये रेशियो हमको मिलता है V इंटू आई, जो कि इक्वल होता है डिसिपिएटेड पावर इन द सर्किट। क्या होता है ड्यूरिंग द चार्ज फ्लो, चार्जेस कोलाइड करते हैं इनसाइड द कंडक्टर विद द एटम्स, जिसकी वजह से बार बार वो काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं और यही लॉस इन एनर्जी आपका कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। तो हीट एनर्जी डिसिपिएटेड के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें, पहले पावर के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर डिसिपिएटेड या फिर वेस्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया वी आई। वी की जगह अगर हम लोग आई आर डालते हैं तो यही फॉर्मूला आई स्क्वायर आर हो जाता है, और आई की जगह वी बाय आर डालते हैं ओम्स लॉ से तो यही फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर हो जाता है। तो डिसिपिएटेड पावर इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमारे पास ये 3 फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम बेसिक फॉर्मूला वी आई को मान सकते हैं। अब यदि सिर्फ हम डेल डब्ल्यू देखें तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है ये वेस्टेड अमाउंट ऑफ वर्क होता है, जो कि हमको दिखता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं वी आई टी या डेल टी, और वी की जगह अगर आई आर डाले तो आई स्क्वायर टी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। अब यहां पर हमारे ट्रांसफार्मर वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ जाता है, कहां पे आ जाता है उसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमको एक हाई टेंशन वायर दिया हुआ है जिसमें हम इनपुट पावर जो है वो दे रहे हैं P, जिसकी वजह से इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दैट केस डिसिपिएटेड पावर इन द सर्किट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बराबर होगा। और हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू वी आई के बराबर होता है। तो करंट इन द सर्किट को हम लिख सकते हैं इनपुट पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है इनपुट पावर का स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अच्छे से देखें तो डिसिपिएटेड पावर या वेस्टेड पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के। तो यदि हम लोग वोल्टेज को हाई रखते हैं तो हमारा सर्किट में हाई टेंशन वायर में जो अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वो बहुत कम हो जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिसिपिएटेड पावर के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस को हाई रखना पड़ता है, क्योंकि डिसिपिएटेड पावर के लिए फॉर्मूला जो बनता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मूव करते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स के ऊपर। सेल्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ सेल। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं सेल के डेफिनेशन से।
तो सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है? सेल इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या होता है? सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सिंपल से सेल को अगर हम समझे तो एक सिंपल से सेल में क्या होता है? एक सिंपल से सेल में आपका होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल आपका NaCl सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट को अगर आप पानी में घोल दें तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहां पर दो हम मेटल रॉड्स लगा देते हैं, एक को कहते हैं कैथोड, दूसरे को कहते हैं एनोड। एनोड होता है हायर पोटेंशियल पे, कैथोड होता है लोअर पोटेंशियल पे। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो इस सर्किट में पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ चार्जेस फ्लो करते हैं। अब यहां पर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में तो आयंस जो होते हैं वो एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो जाते हैं एनोड की तरफ और पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट हो जाते हैं कैथोड की तरफ, और ये थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हुए कंडक्टर तक पहुंचते हैं और इस तरीके से पूरे सर्किट में आपका करंट फ्लो करता है। तो ये हो गया आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल सेल। यहां पर हम एक नया टर्म पढ़ते हैं, दो नए टर्म्स पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम EMF और दूसरा पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम एक सर्किट बनाएं तो हम उस सर्किट में सेल को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये वाला जो बड़ा वाला लाइन है ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला लाइन कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ में हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस और बनाते हैं और ये वाला जो है ये हमारा एक्सटर्नल कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब एक वायर या एक मेटल कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उनको अपोजिशन होता है, अपोजिशन क्रिएट होता है, बार बार वो कोलाइड करते हैं विद द एटम्स, जिससे कि बार बार काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लूज होती है जो कि हीट के फॉर्म में इवॉल्व होती है। इस अपोजिशन को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रोलाइट में आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, तो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट मूव करने के लिए भी उनको कुछ ऑपोजिशन क्रिएट होता है जिसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस कहां पे? इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसका भी SI यूनिट ओम ही होता है। अब हम आते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ EMF। तो EMF क्या होता है इसको समझते हैं। EMF को डिफाइन करते हैं हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स इन द सर्किट। इसको और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब हम किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, सपोज ये हमारा सर्किट है, ये छोटा सा रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये जो बड़ा मैंने रेजिस्टेंस बनाया इसको बोला जाता है लोड रेजिस्टेंस, जो कि आपके रिप्रेजेंट करता है उस चीज को जिसमें कि आपका करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर हम मान लेते हैं कि कंडक्टर है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल को। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वायर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। मान लीजिए मैं ये एक सेल है, तो जब मैं इसको सर्किट से कनेक्ट करूंगा तो इसका एक एंड यहां पे होगा, एक एंड यहां पे होगा। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इस पॉइंट तक लाने के लिए। लेकिन EMF ऑफ द सोर्स डिफाइन होता है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। यहां से शुरू करके यहां पर खत्म ना करके हम इसको वापस जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था उस पॉइंट तक लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वक्त लगता है उसको कहा जाता है EMF ऑफ द सोर्स।
या सिंपली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। मतलब अगर मैं चार्ज को इस पॉइंट से डिस्प्लेस करके थ्रू आउट द सर्किट इस पॉइंट तक लेके आता हूं तो जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगता है, कहां से कहां तक, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं कहता हूं ए, इस पॉइंट को कहता हूं बी, तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी को हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। लेकिन यदि मैं इस चार्ज को फिर यहां से लेके यहां तक पूरे सर्किट में गोल घुमा दूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसको कहा जाएगा ईएमएफ। ईएमएफ इज डिफाइंड एज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी देन अगेन टू ए। कौन से चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया ईएमएफ को। ईएमएफ ऑफ सोर्स क्या होता है? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट होता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू आपकी होगी वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अगेन नाउ ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैसे निकलेगा? ये निकलेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां से यहां तक आने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ईएमएफ के लिए फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये ईएमएफ का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे हम 2-3 फॉर्मूले और बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर होते हैं। तो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ वो कारण होता है, इट इज द कॉज जिसकी वजह से किसी सर्किट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन ऑफ द कॉज ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ जनरेट करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ईएमएफ की वैल्यू जैसे आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। अब यहां से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला निकालना चाहें तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर एक फॉर्मूला बनता है। यहीं पर से अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बनाना चाहें तो ई माइनस वी अपॉन आई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला बनता है। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई बाय आई माइनस वी बाय आई लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू ई बाय आई माइनस आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला ये भी होता है ई बाय आई माइनस आर। यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस के ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम दो सेल्स को अगर हम जोड़ देते हैं सीरीज में या पैरेलल में तो ईएमएफ में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और साथ में ईएमएफ क्या होता है। फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का बनता है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड भी यूज करते हैं। मूव करते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को इन जनरल बैटरी भी कहा जाता है। इस तरीके से अगर आपको कोई नोटेशन दिया हुआ है तो इसमें एक सेट ऑफ दिस क्वांटिटी इसको सेल कहा जाता है और अगर एक से ज्यादा है तो बैटरी कहा जाता है। अब इसको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं? सेल्स को या तो हम सीरीज में जोड़ सकते हैं या तो हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं या तो मिक्स कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलिए देखते हैं ये क्या होता है और इसका डेरिवेशन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सपोज combination of cells in series। मान लीजिए हमको 2 सेल दिए हुए हैं, आप 2 से ज्यादा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको कि हम लोगों ने सीरीज में जोड़ा हुआ है। मान लीजिए पहले सेल का ईएमएफ E है, E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसको हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है R, जिसका की रेजिस्टेंस है R। तो इन दैट केस हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है? देखिए